हेलो एवरीवन। अब तक हमने समावेशी शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं व आवश्यकता के विषय में अध्ययन किया। अब हम विविध आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी कि इतिहास के बारे में जानेंगे। विविध आवश्यकता वाले बालक अर्थात वे बालक जो सामान्य बच्चों से किसी भी प्रकार से भिन्न है या सामान्य नहीं है, चाहे वह शारीरिक रूप से हों, चाहे मानसिक रूप से हों, या सामाजिक रूप से या फिर शैक्षिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग हों। ऐसे बच्चों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। अर्थात जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा की आवश्यकता तो होती ही है, साथ ही साथ सामान्य से अलग भी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं उनकी होती है। ऐसे बच्चों को अलग से सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि यह बच्चे अपना जीवन अच्छी प्रकार से यापन कर सकें। अगर ये बच्चे किसी न किसी प्रकार से अयोग्य होते हैं तो उनकी अयोग्यता को दूर करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ उन्हें इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है जिससे कि वे एक सामान्य बच्चे की तरह अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा देना संभव नहीं होता, तो इन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो इन्हें विशेष शिक्षा दी जाती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा पर अगर हम दृष्टि डालें तो प्राचीन काल में ऐसे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रचलन में आया कि इन बच्चों को भी शिक्षा की आवश्यकता है और इन्हें भी शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि ये बच्चे अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। प्राचीन काल में चाहे जो बच्चे किसी भी प्रकार से असमर्थ होते थे, चाहे वह शारीरिक रूप से हों, मानसिक रूप से हों, सामाजिक रूप से हों या शैक्षिक रूप से हों, ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और ना ही इन बच्चों को समाज द्वारा स्वीकार किया जाता था। प्राचीन रोम में भी एक ऐसा स्थान था जहाँ पर कि जो मानसिक रूप से मंदित बच्चे थे, मानसिक रूप से मंदित अर्थात जिनमें बुद्धि की किसी भी प्रकार से कमी होती है, उन्हें मानसिक मंदित बच्चा कहा जाता है। ऐसे बच्चों को अपने घरों में लोग रखते थे और उनके साथ शोषण का व्यवहार करते थे। इस प्रकार के बच्चों का शोषण होता था, उनके साथ अमानवीय व क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता था। यह क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वो बच्चे अपना जीवन यापन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते थे। अरस्तु और प्लेटो ने भी निर्योग्य बच्चों का जीवित रहना समाज के लिए अभिशाप माना। उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे जीवित नहीं रहने चाहिए, इन्हें समाज से अलग रखा जाना चाहिए। साथ ही इन्हें उस समय में पहले समाज से अलग ही रखा जाता था, समाज इन्हें स्वीकार नहीं करता था। लेकिन अब धीरे धीरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और इन्हें शिक्षा प्रदान की जाने लगी। समय के साथ साथ समाज और पूरे देश में इन बच्चों के साथ लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा और इनके साथ दया और सहानुभूति की भावनाएं उत्पन्न हो गई और दया और सहानुभूति के कारण इन बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी। धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन आया और यह परिवर्तन इन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हुआ। इन बच्चों की जो निर्योग्यता थी या ये जो बच्चे जिस योग्य नहीं थे, इसे एक अभिशाप नहीं माना जाता था, बल्कि इन्हें किसी बुरे कृत्यों का परिणाम माना गया और समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को समाज में जीवित रहने, स्वस्थ रहने, खुशहाल रहने दिया जाने लगा। अर्थात इन्हें वो सभी सुविधाएं प्रदान की गई जिससे कि इनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनर्वास केंद्र खोले गए और उन केंद्रों में इन बच्चों को रखा गया तथा इनकी शिक्षा दीक्षा की गई। इन्हें आगे बढ़ाते हुए यह अनुभूति की गई कि इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सामान्य बच्चों से भिन्न है, क्योंकि सामान्य बच्चों को सामान्य ही बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन इन बच्चों को अगर शिक्षा प्रदान इस तरह से करेंगे तो वो भी सही प्रकार से योग्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई और इन्हें अलग से शिक्षा प्रदान की जाने लगी। हमारे देश में फिर पुनर्जागरण की लहर आई और इन बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सेवाएं प्रारंभ की गई। 18वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा विशेष शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। इससे समाज के अन्य व्यक्तियों में इनको पुनर्जागरण की भूमिका निभाई और श्रवण बाधितों यानी कि जो सुनने में कमज़ोर बच्चे थे या जिन्हें सुनाई नहीं देता था, ऐसे बच्चों को मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए शिक्षा प्रारंभ हुई और शिक्षा दी जाने लगी।
नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का इतिहास, अर्थात भारत में समावेशी शिक्षा के विषय में कौन कौन से कार्य किए गए या पहले इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। प्राचीन काल में ऐसे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें सामान्य बच्चों से या सामान्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाने लगा। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा में भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पश्चिम से ज़्यादा भिन्न नहीं है, यानी कि पश्चिम में भी इन्हें अपमान सहना पड़ता था और भारत में भी इनके साथ अपमान का व्यवहार होता था। ऐसे बच्चों को अनेक कष्ट सहने पड़ते थे और इन्हें किसी भी स्थान पर आने जाने की अनुमति भी नहीं थी, अर्थात ये एक जगह पर रहते थे। धीरे धीरे सामान्य बच्चों की तरह इन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का भी उदय हुआ तथा अभिभावक और समाज के व्यक्ति भी इनकी तरफ ध्यान देने लगे और इनकी शिक्षा का प्रबंध करने लगे। जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया वैसे वैसे ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किए गए और विशिष्ट शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रावधान दिए। 1986 में 1986 में विशेष शिक्षा नीति आई और उसमें इनकी शिक्षा के लिए प्रबंध किया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद, सर्व शिक्षा अभियान आदि कार्यक्रम विशिष्ट शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में इन बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोले गए जिन्होंने समावेशी शिक्षा को विशेष योगदान प्रदान किया है। नेक्स्ट आता है हमारा समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के प्रमुख बिंदु, अर्थात समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा में पेंडर पोन्स ने चिन्हों का प्रयोग किया जो कि विशेष बालकों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुआ। इन्होंने चिन्हों के माध्यम से बच्चे की शिक्षा प्रदान करने की बात कही। सर्वप्रथम विशेष बालकों की शिक्षा के लिए चार्ल्स माइकल ने विद्यालय खोला। हेलर केलर ने अपने योगदान से बच्चों की शिक्षा में विभिन्न विधियाँ दी, जबकि वह स्वयं भी गूंगी व बहरी थी, लेकिन उन्होंने विशेष बच्चों के लिए नवीन विधियाँ बनाई जिससे कि ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है लुइस ब्रेली ने बहरे व दृष्टिबाधित, बहरे अर्थात गूंगे जो अंधे और बहरे जिन्हें दिखाई कम देता था और जिन्हें सुनाई कम देता था उनके लिए ब्रेल प्रणाली की खोज की जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। एडवर्ड राइटन ने लिवरपूल में अंधे बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की। डच नेत्र विशेषज्ञ हरमन स्लेनिल ने एक चार्ट द्वारा दृष्टि तीव्रता के माप को सरल एवं प्रमाणीकृत किया गया। एडगर एडोल ने बाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें अनुकूलित व्यवहार का मापन किया गया। यह मानसिक मंदत्व की पहचान की प्रथम मापनी है, यानी कि जो बच्चे मानसिक रूप से मंद बच्चे थे ऐसे बच्चों की पहचान के लिए एक मापनी का निर्माण किया गया जिससे कि एडगर ए डेल ने किया। नेक्स्ट ओविड ट्रोकली ने ड्रोकली विधि प्रस्तुत की जो रुचि के आधार पर केंद्रित थी, यानी कि जिसके द्वारा बच्चे की रुचि का पता लगाया जा सकता था कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। नेक्स्ट हमारा एडवर्ड सेंगविन ने पेरिस में पहला निजी विश्वविद्यालय खोला जो कि बौद्धिक रूप से निरोगी बच्चों के लिए खोला गया जिनमें कि मानसिक रूप से वो विकलांग थे या उनमें बुद्धि की कमी थी। इनकी बुद्धि निरोगता से संबंधित विभिन्न पुस्तकें जैसे हाइजीन ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑन इडियट्स भी लिखी। सैमुअल ग्रेडले ने पार्किन इंस्टीट्यूट के जो पहले निर्देशक थे, इन्होंने स्वयं ब्रिडमैन नाम की एक बच्ची जो कि अंधी व बहरी थी को शिक्षित किया। ये लड़की आगे चलकर पार्किन इंस्टीट्यूट की मैसेच्यूसेट्स में अध्यापिका बनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम अंधी बहरी शिक्षित लड़की थी। थॉमस ब्रैडमैन ने अपना कार्य विशिष्ट रूप से गूंगे व बहरे बच्चों पर शुरू किया। इन्होंने ब्रैडवुड अकादमी फॉर द डीफ एवं डम की स्थापना की। एम्ब्रोस सिकॉर्ड जिन्होंने मुख्य रूप से बहरे बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। इन सभी से हमें ज्ञात होता है कि बहरे की जो विकलांग बच्चे हैं चाहे वो शारीरिक रूप से हों चाहे मानसिक रूप से हों, इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है और उसमें धीरे धीरे सुधार हुए और इनके समाज में इनका सहयोग लिया जाने लगा। इनके पुनर्वास के लिए, इनकी विशेष शिक्षा के लिए नई नीतियाँ अपनाई गई और साथ ही साथ नई विधियों का प्रयोग किया गया। इनके लिए विशेष रूप से स्कूल खोले गए जिससे कि ये बच्चे इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन अच्छी प्रकार से यापन कर सकें। इसके लिए विशेष प्रयत्न किए गए जिससे कि इनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है और ये बच्चे समाज में रहकर अपना जीवन यापन अच्छी प्रकार से कर सकें। ये परिवर्तन हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।